Hello everyone, welcome to the economics lecture. So you are in the commerce school. So हमने पहले पूरे चैप्टर्स कवर कर चुके ऑलरेडी हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3. चैप्टर 3A एंड 3B मीन्स एक्चुअली ये दोनों पार्ट्स हैं थर्ड चैप्टर के, थर्ड ए एंड थर्ड बी. तो थर्ड बी हम आज पढ़ेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे हम थर्ड बी. और हम थर्ड ए चैप्टर पूरा कवर कर चुके हैं. ईच एंड एवरी लाइन and each and every topic I have taught there. Please go on the playlist and watch the videos if you have missed that. So please watch the videos from the third A chapter first, so that you can learn the third chapter B in a better way. Okay, थर्ड ए चैप्टर पहले आप समझेंगे तभी आपको थर्ड भी ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा, क्योंकि थर्ड ए चैप्टर में हमने पूरा डिटेल पढ़ा है डिमांड के बारे में. व्हाट इज़ डिमांड एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द पॉइंट दैट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड, है ना. तो मीन्स ये सारी चीज़ें हमने थर्ड ए चैप्टर में कवर की है. अगर आपने थर्ड ए चैप्टर मिस किया है तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट है इकोनॉमिक्स के नाम से, तो आप प्लीज़ वो देखिए. वहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, थर्ड ए, थर्ड बी, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर. ठीक है, ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स यू कैन सी देयर इन द प्लेलिस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो आप वहाँ पर देखिए. तो जिससे क्या होगा, आपके सारी मीन्स डिमांड के बारे में या फिर सारे आपको चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो हम आज से स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड बी, दैट इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब आप बोलेंगे इलास्टिसिटी क्या है. माइट बी यू हैव हर्ड दिस नेम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, राइट. तो अगर आपने पहली बार सुना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम मीन्स फ्रॉम द बेसिक आई विल जस्ट टेल यू. सो लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ने के लिए आपको डिमांड का मतलब पता होना चाहिए, है ना. तो डिमांड आप देखिए, मैंने जो वीडियोस बनाए हैं थर्ड ए चैप्टर के, प्लीज़ आप वो देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए. ठीक है ना. तो हम स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी. हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आप ये चैप्टर आई गारंटी दैट यू कैन इफ़ यू विल मीन्स अगर आप कंटिन्यू देखेंगे, कंसिस्टेंटली आप वीडियोस देखेंगे लेक्चर को. ठीक है, आप अगर कॉमर्स स्कूल पे कंटिन्यू रहेंगे तो आपका मीन्स इकोनॉमिक्स पूरा क्लियर हो जाएगा. मीन्स आपको किसी तरह की लर्निंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मीन्स किसी तरीके की लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, राइट. तो क्या है इंट्रोडक्शन में हम देखें क्या है. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द लॉ ऑफ डिमांड. यस, हमने पिछले चैप्टर मीन्स थर्ड ए चैप्टर की बात कर रहे हैं ये लोग, उसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है. यस, पढ़ा है. अगर आप लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ आप देखिए, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो गारंटी आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएगा ही आएगा. और थर्ड ए, थर्ड भी ऐसे चैप्टर्स है जिससे आपके पासिंग मार्क मीन्स नियर बाय यू कैन कवर द आई मीन्स आई विल टेल यू द मार्किंग ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, बट आई गारंटी दैट by learning third and third B chapter you can get the passing mark very easily in the board exams. Okay, so means अगर दो चैप्टर करने से आपके पासिंग मार्क आ जाते हैं तो what can be better than that, है ना. तो इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द लॉ ऑफ डिमांड. हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा है, मीन्स पिछले चैप्टर में थर्ड ए चैप्टर में हमने देखा है लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, विच शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. जिसमें हमने क्या देखा है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है उसमें हमने देखा कि जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड है वो अफेक्ट हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइस. सिर्फ प्राइस से अफेक्ट होती है, मीन्स बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स है जिससे डिमांड अफेक्ट होती है, बट हमने ये अज्यूम किया है, ये कंसिडर किया है कि बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहने वाले, कॉन्स्टेंट रहने वाले. मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन अदर फैक्टर्स. ओके, हम ये मान के चलेंगे कि बाकी जो फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा. दिस इज़ नॉट अ रियलिटी, बट इन इकोनॉमिक्स हम ये कुछ एजम्पशंस करके चलते हैं. ठीक है, तो हमें अगर लॉ ऑफ डिमांड को राइट प्रूव करना है तो हमें कुछ अजम्पशन करनी पड़ेंगी कि वहाँ पे कुछ भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, लाइक income of the consumer, right, and the nature of the commodity and the expectation about the future prices of the commodity, है ना. prices of the substitute goods, prices of the complementary goods, taste, fashion and the habits. इस ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, तो उनको हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलेंगे. और प्राइस डिमांड किसी भी कमोडिटी की अफेक्ट होगी जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइस. ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है. ठीक है, तो जस्ट मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक क्लियर कर देती हूँ. एक पुराना हम बात कर रहे हैं जो कि उन्होंने इंट्रोडक्शन में बात बताई, इस वजह से मैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बता रही हूँ. अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड का मैंने एक अच्छा सा फुल वीडियो बना रखा है, थर्ड ए चैप्टर में वो टॉपिक था.
तो आपने अगर मिस किया है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो टॉपिक देखिए, लॉ ऑफ डिमांड का। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यू कैन से। ओके, सो वहाँ पर हमने देखा था कि प्राइस अफेक्ट करता है डिमांड को, ठीक है। सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से जब डिमांड चेंज होगी तब हम उसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और वहाँ पर हमने देखा था कि प्राइस और डिमांड के बीच का जो रिलेशनशिप है दैट इज इनवर्स। इनवर्स इन द सेंस मीन्स नेगेटिव रिलेशन है। मीन्स अगर प्राइस बढ़ता है किसी कमोडिटी का तो डिमांड उस कमोडिटी की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। और अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है कि इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर एक चीज़ के कम होने से एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरा वेरिएबल नेगेटिवली चेंज होता है तो हम उसे बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, तो क्या है, आगे पढ़ते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ अ चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस। यस, दिस इज द मेन you can say main concept we are going to learn in this third week। मीन्स वहाँ पर यहाँ पर हम बढ़ेंगे इलास्टिसिटी इन द सेंस एक्सटेंट, यू कैन से एक्सटेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंट? एक्सटेंट इन द सेंस लिमिट, है ना। अब आपने लॉ ऑफ डिमांड में ये तो देखा कि आपकी किसी कमोडिटी की डिमांड पे अफेक्ट मीन्स अफेक्ट हो रही है, बट कितनी अफेक्ट हो रही है, कितनी लिमिट में, कितना एक्सटेंट अफेक्ट हो रही है, ये तो नहीं देखा था। तो यही है इलास्टिसिटी। मीन्स एक्सटेंट इन द सेंस कितना चेंज हो रहा है वो हम देखेंगे इलास्टिसिटी में। एक्सटेंट ऑफ अ चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस। मीन्स अगर आपके डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, प्राइस में कितना चेंज हुआ कि आपकी डिमांड कितनी चेंज हो गई। मीन्स लिमिट आप बोल सकते हो, कितना फ़र्क पड़ा, कितना कितना क्वांटिटी में फ़र्क पड़ा, है ना। तो वो सब हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी में। इलास्टिसिटी मतलब क्या, आप ये पढ़ोगे कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस मान लो 1% कम हुआ, ऐसा जस्ट एग्जांपल के लिए बता रही हूँ मैं। अगर मान लो किसी कमोडिटी का प्राइस 1% कम होता है तो आपकी डिमांड कितना परसेंट बढ़ी। ओके, सो दैट इज व्हाट द इलास्टिसिटी मीन्स, आपकी कितने लिमिट में डिमांड बढ़ी या कम हुई बाय द चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ओके, मीन्स अगर आपकी किसी कमोडिटी का प्राइस 1% कम होता है तो आपकी डिमांड कितना परसेंट बढ़ती है, तो उसे बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। मीन्स लिमिट देखेंगे हम, ठीक है। आपकी जो डिमांड में चेंज हो रहा है वो कितना परसेंट हो रहा है ना, कितना लिमिट में चेंज हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं, कितना क्वांटिटी में फ़र्क पड़ेगा तो हम उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो एक्सटेंट मतलब क्या, जैसे आप बोल सकते हो कि भाई लिमिट, है ना। एक्सटेंट मतलब लिमिट। आगे है, thus the law of demand fails to explain the quantitative relationship between the price and the quantity demanded। हमने लॉ ऑफ डिमांड में ये तो नहीं पढ़ा ना कि भाई कितना चेंज हो रहा है, तो वो हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है हमारा क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट क्लियर करने में कि भैया डिमांड में, अगर किसी कमोडिटी के डिमांड में इतना चेंज हुआ तो प्राइस में कितना चेंज हुआ, है ना। मीन्स हम वहाँ पर लिमिट नहीं पढ़ पा रहे थे कि हमारा जो डिमांड चेंज हो रहा है प्राइस की वजह से वो कितना चेंज हो रहा है ना। एक्सटेंट नहीं पढ़ पा रहे थे, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो, दैट इज़ ऑल अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हम एक्सटेंट की बात करते हैं कि किसी कमोडिटी का डिमांड कितना परसेंट बढ़ा या कम हुआ, है ना, ड्यू टू द some percent change in the price of the commodity। okay, तो वही हम पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी मीन्स ऑल अबाउट द एक्सटेंट, लिमिट, change in the demand due to the somewhat change in the price। okay, so therefore प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, है ना, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने क्या करता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी ये एक बहुत ही एक सिंपल वन सेंटेंस क्वेश्चन यू कैन से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसने इन्वेंट किया, है ना, ये कंसेप्ट जो है वो किसने एक्सप्लेन किया, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, सो दिस पॉइंट एक्चुअली ये तो हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिटेल में तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हमने शॉर्ट में जो पढ़ा है आप इसे अंडरलाइन कर ले, ठीक है। जिसका मतलब क्या था, हमने the law of demand does not explain the law of demand does not explain the extent of the change in the demand due to the change in the price। हमने ये देखेंगे कि कितना परसेंटेज चेंज होता है डिमांड में, है ना, बढ़ेगी आपकी डिमांड कितना परसेंट, या कितना परसेंट आपकी डिमांड कम होगी, किसकी वजह से, कुछ तो भी परसेंटेज चेंज हुआ होगा प्राइस में, या तो प्राइस आपका कितना परसेंट कम हुआ या तो आपका प्राइस कितना परसेंट बढ़ा, तो कितना परसेंट हमारा डिमांड में अफेक्ट हुआ। तो हम यही सब देखेंगे, हम ये देखेंगे भी कितना लिमिट में चेंज हो रहा है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो हम इलास्टिसिटी का जस्ट मैंने आपको बेसिक मतलब बताया, अभी तो हमें इलास्टिसिटी का पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है।
कितने टाइप की होती है, किस तरीके से हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो हमें बहुत सारा कुछ देखना है, टेबुलर प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वी आर गोइंग टू सी. So I definitely guarantee you that you can clear your each and every doubt in this ठीक है, in this channel. Okay, so I hope आपको introduction समझ में आया. आगे हम देखेंगे concept of elasticity of demand in the next lecture. Okay, so stay tuned. Please subscribe the channel and like the videos if you are getting the if you are clearing your concept.